वन डायमेंशन कंडक्शन से रिलेटेड ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है। ये जैसे वन डायमेंशन कंडक्शन में अपन कह रहे कि एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, जिसकी इनर रेडियस r1 है, इनर रेडियस r1 है एंड आउटर रेडियस r2 के इक्वल है। एक एंड का टेम्परेचर T1, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, लेंथ L के इक्वल है और अपनी को इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K के इक्वल है। अपनी को हीट करंट, कंडक्शन करंट फाइंड करना है और दूसरा इसका रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या वो फाइंड करना है। तो कंडक्शन करंट क्या होता है बेटा, dq/dt इक्वल्स टू हमने कहा टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस RH के इक्वल होगा। अगर मुझे थर्मल रेजिस्टेंस बेटा फाइंड करना है तो थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, L अपॉन KA। करंट बेटा यहाँ से, कंडक्शन करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ लेंथ तो इसकी L है, कंडक्टिविटी K है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये वैल्यू बेटा RH यहाँ पे रखेंगे तो कंडक्शन करंट dq/dt वो हमें मिला T1 माइनस T2 अपॉन L K इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कंडक्शन करंट होगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस नेक्स्ट अपन देखेंगे, अगर टू डायमेंशन कंडक्शन की अपन बात करें तो सेकेंड अपन देख रहे टू डायमेंशन कंडक्शन। टू डायमेंशन कंडक्शन एंड टू डायमेंशन कंडक्शन के अंदर ये जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, ये बेटा अपन कह रहे कि कंडक्टर है, इसका इनर टेम्परेचर T1 है, आउटर टेम्परेचर T2 है। एक होलो सिलेंडर है और अंदर का टेम्परेचर हमने T1 पे मेंटेन करके रखा है, आउटर टेम्परेचर T2 है और हम कह रहे कि T1 ग्रेटर देन T2 है। तो अभी इस केस में जो हीट का कंडक्शन होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। ये इसका सेंट्रल एक्सिस है और कंडक्शन जो करंट फ्लो होगा वो इस टाइप से टू डायमेंशन होगा बेटा, तो इसको अपन टू डायमेंशन कहेंगे। अभी कंडक्शन होगा कैसे, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि कंडक्शन करंट फाइंड करने के लिए मैं इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का शेल एलिमेंट लूंगा, सिलिंड्रिकल शेल एलिमेंट। तो यहाँ पर r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का शेल एलिमेंट अपन ले रहे।
इस टाइप से बेटा एक सिलिंड्रिकल शैल एलिमेंट आपने लिया और ये आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक शैल एलिमेंट अपन ले लें। रेडियस आर है और इसकी थिकनेस डी आर के इक्वल है। अभी करंट है वो हायर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगा, तो हम कह रहे कि अंदर से बाहर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। और अगर करंट इस एलिमेंट के कारण अगर अपनी को फाइंड करना है तो हम कहेंगे कि इन जनरल कंडक्शन करंट डी क्यू बाई डी टी अपॉन इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो अभी जो बेटा मैंने शेल एलिमेंट लिया, एक सिलिंड्रिकल शेल जो ये लिया है, इसका अगर रेजिस्टेंस में फाइंड करता हूँ तो रेजिस्टेंस डी आर एच होगा बेटा। स्मॉल एलिमेंट है इसलिए इसका रेजिस्टेंस डी आर एच लिया। रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? लेंथ डी आर अपॉन कंडक्टिविटी के, और एरिया क्या होगा इसका? सरफेस एरिया। तो जो सिलेंडर है, सिलेंडर की लेंथ एल है, इसकी रेडियस बेटा आर है, और जो पूरा सिलेंडर है उसकी इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ पूरा सरफेस एरिया 2 पाई आर एल के इक्वल होगा, 2 पाई आर एल। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस बेटा फाइंड करना आर एच, तो हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ये डी आर अपॉन 2 पाई के एल इंटू आर के इक्वल होगा, और आर की वैल्यू R1 टू R2 के इक्वल होगा। इसको बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन 2 पाई के एल, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, 1 अपॉन आर डी आर क्या होगा बेटा? एल एन आर, और आर इक्वल्स टू R1 टू R2 के इक्वल होगा। इस यहाँ से अपनी को मिलेगा 1 अपॉन ये बेटा 2 पाई के एल एल एन R2 माइनस एल एन R1 के इक्वल होगा। मिस यहाँ से अपनी को मिला एल एन R2 अपॉन R1, और ये बेटा 2 पाई के एल के इक्वल होगा। ये थर्मल रेजिस्टेंस है। अगर हमें करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला अपने पास है डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, और थर्मल रेजिस्टेंस अपने को मिला एल एन R2 बाई R1 इंटू 2 पाई के एल के इक्वल होगा। दैट इज द कंडक्शन करंट, और ये 2 डायमेंशन कंडक्शन करंट है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रख सकते हैं, T1 माइनस T2 अपॉन एल एन R2 बाई R1 2 पाई के एल के इक्वल होगा। क्लियर बेटा? जैसे एक स्फेरिकल शेल है बेटा, होलो स्फेयर जिसे अपन कह सकते हैं, इसकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ये ओरिजिन है, और अपनी को अंदर का टेम्परेचर बेटा T1, आउटर टेम्परेचर T2 है, और T1 ग्रेटर देन T2 है। T1 ग्रेटर देन T2 मतलब अभी जो हीट फ्लो होगी बेटा अंदर से बाहर सभी डायरेक्शन में फ्लो होगी, इसलिए इसको अपन 3 डायमेंशन कंडक्शन कहेंगे। हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है, और अपन कह रहे कि अभी किस टाइप से बेटा अपन फाइंड करेंगे कंडक्शन करंट, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू T1 माइनस T2 बेटा अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आर एच के इक्वल होगा। अभी मुझे आर एच बेटा फाइंड करना, और आर एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट बेटा यहाँ पे लेंगे। तो मैंने सेंटर से एक आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक शेल एलिमेंट लिया। थिकनेस बेटा अपन कह रहे कि इसकी डी एल है, आर डिस्टेंस आर रेडियस है, और डी आर थिकनेस का एक स्फेरिकल शेल एलिमेंट लिया। ऐसे बेटा ये एक एलिमेंट लिया
और इस एलिमेंट का अगर रेजिस्टेंस अपन देखें डी आर एच बेटा, तो डी आर एच को अपन क्या लिखेंगे, डी आर बेटा रेजिस्टेंस अपॉन ये बेटा अपन कह रहे कि के इंटू एरिया, एरिया बेटा क्या होगा 4πr², स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया 4πr², तो डी आर एच को अपन लिख सकते हैं डी आर अपॉन के इंटू 4πr² के इक्वल होगा। अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस बेटा चाहिए आर एच, तो आर एच अपने को क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन डी आर अपॉन 4πk r² के इक्वल होगा, r इक्वल्स टू r1 टू r2, आर एच है और आर एच अपने को मिला r1 टू r2। अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे इसको इंटीग्रेट करना बेटा, तो 1/4πk और ये अपने पास होगा -1/r, r1 टू r2। इस यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4πk 1/r2 माइनस 1/r1 के इक्वल होगा, सॉरी 1/r1 माइनस 1/r2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन देखेंगे तो ये हो गया -1/r2 माइनस ऑफ -1/r1, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1/4πk 1/r1 माइनस 1/r2 के इक्वल होगा, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/4πk और ये अपने पास r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2 के इक्वल। इस थर्मल रेजिस्टेंस अगर आर एच अपन देखें तो यहाँ से बेटा अपने को मिला थर्मल रेजिस्टेंस अपने को मिला बेटा 1/4πk r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। एज ए फॉर्मूला बेटा स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन याद रख सकते हैं। अभी अपन को फाइंड करना है कंडक्शन करंट, और कंडक्शन करंट dq/dt that will be equals to temperature difference T1 minus T2 upon R2 minus R1 into 4πk R1 R2 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका कंडक्शन करंट का रिजल्ट है, ये 3 डायमेंशन कंडक्शन होगा। सेम क्वेश्चन सेम टाइप की प्रॉब्लम जब अपन 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो उसमें भी बेटा इसी टाइप की प्रॉब्लम अपने को पूछी जाएगी, मतलब सिमिलर टाइप की। तो ये एप्लीकेशन वहाँ पर 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो अपने देखा 1 डायमेंशन कंडक्शन, 2 डायमेंशन कंडक्शन, 3 डायमेंशन कंडक्शन, यहाँ पे अपने हीट करंट देखा, वहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के कारण होता है। इन फ्लूइड the heat transfer will takes place in fluid the heat transfer will takes place due to convection process। कन्वेक्शन के अंदर मतलब फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैसेस दोनों के अंदर हीट का जो ट्रांसमिशन होगा वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। इन कन्वेक्शन process the heat transmission will takes place due to motion of the material particle जैसे हमने कहा था कंडक्शन के अंदर मटेरियल के पार्टिकल है वो मूव नहीं करते हैं,
इसके अंदर मीडियम पार्टिकल है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट लेके ट्रांसमिट होंगे, मतलब ज़्यादा हीट से कम हीट की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा। तो मोशन ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी अपन कह रहे कि कन्वेक्शन, अगर अपन प्रोसेस देखें तो कन्वेक्शन दो टाइप की प्रोसेस है। एक अपन कहेंगे नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, एंड सेकेंड दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन में अपन नेचुरल कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर हमेशा एंटी ग्रेविटी फ्लो होती है। इन नेचुरल कन्वेक्शन, in natural convection heat current flows, heat current flows always anti gravity, anti gravity, heat current flows always anti gravity। जबकि हम कहेंगे कि फोर्स्ड कन्वेक्शन, इन फोर्स्ड कन्वेक्शन we use external force, we use external force to flow the heat in all direction, इन ऑल डायरेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन में बेटा अपन कह रहे हीट फ्लो हमेशा एंटी ग्रेविटी होता है। कैसे? ये जैसे अपन कह रहे कि एक कंटेनर है, उसमें अपन वाटर को अगर हीटअप कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ये जैसे हीट सप्लाई इसको किया, हीट सप्लाई करेंगे तो करंट कैसे फ्लो होगी बेटा? ये फ्लूइड लिक्विड अपने फिल किया है तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल जिसके पास हीट कम है वो नीचे आएंगे। ऐसे बेटा एक सर्कुलर करंट फ्लो होगा। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो हीट के कांटेक्ट में है वो हीट लेके ऊपर गए, ऊपर के मॉलिक्यूल से वो नीचे आएंगे। इस टाइप से एक सर्कुलर करंट अपन कह रहे कि फ्लो होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स हीट लेके मूव करता है ना। जबकि कंडक्शन हमने कहा था सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स केवल वाइब्रेटरी मोशन करेगा। जैसे अपन कह रहे कि हमने कहा कन्वेक्शन, जो हीटिंग करंट है वो ऑलवेज एंटी ग्रेविटी फ्लो होती है। इसलिए अपन घर में क्या करते हैं कि अगर हीटर लगाना है तो हीटर नीचे की तरफ लगाते हैं। कूलिंग करंट टुवर्ड्स ग्रेविटी फ्लो होती है। तो एसी तो छत पे ऊपर लगाएंगे, सीलिंग पे, और अपन कह रहे कि जो हीटर है वो नीचे की तरफ लगाएंगे ताकि हीटिंग करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो, है ना। तो ये अपन कह रहे कि नेचुरल कन्वेक्शन, जैसे सिंपल पानी को गर्म करना, चाय बनाना, ये सब नेचुरल कन्वेक्शन का पार्ट है। फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल अपन देखें तो वो है ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी बेटा। ब्लड सर्कुलेशन क्या करता है बॉडी में, क्या काम करता है? एक तो अपन कह रहे कि एनर्जी, प्रोटीन्स वगैरह उनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेगा, उसके साथ में ऑक्सीजन का फ्लो करता है, और ऑक्सीजन का फ्लो और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो बॉडी का टेम्परेचर जब मेंटेन करने के लिए, अभी ब्लड सर्कुलेशन बेटा हेड में भी आता है और फीट में भी आता है। फीट में तो अपन मान सकते हैं कि हार्ट में से फीट में आ रहा है तो हम कहेंगे हेड में जा रहा है, अपन कह सकते हैं कि हीटिंग करंट है, एंटी ग्रेविटी तो मान सकते हैं। बट फीट में भी जा रहा है, नीचे तरफ भी सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो अपन कह रहे हार्ट एक्सटर्नल वर्क करता है, फोर्स लगाता है। तो हम कहेंगे फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के कारण हीट का फ्लो बॉडी की हर डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको अपन फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल कहेंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, blood circulation in the body is example of forced convection। अगर बेटा आपको कहा जाए कि अगर आप स्पेस में गए और स्पेस में आपको चाय बनानी है तो वहां पर चाय बनाना किस मोड से पॉसिबल हो सकता है? तो स्पेस के अंदर
अगर अपने को चाय बनाना है तो वहां पर कंडक्शन के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, कन्वेक्शन के थ्रू नहीं। कंडक्शन के थ्रू कैसे? जैसे अपन मॉलिक्यूल्स को हीट सप्लाई करेंगे, वो मॉलिक्यूल्स हीट लेके फ्लो तो नहीं करेगा क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो वो अपनी जगह पर ऑसिलेट करेगा। वो अपनी हीट ऑसिलेट। ड्यूरिंग ऑसिलेटिंग अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को देगा। इस टाइप से अपन करेंगे हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है। कन्वेक्शन के बाद में थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सन से जो एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है वो ड्यू टू रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है। रेडिएशन के अंदर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो बेसिकली रेडिएशन है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि रेडिएशन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Radiation does not require any medium to propagation. Radiation does not require any medium to propagation. Radiation does not require any medium to propagation. अभी रेडिएशन में अपन कह रहे द सन the sun energy reaches to the earth surface reaches to the earth surface through radiation through radiation process. Sun energy reaches to the earth surface through radiation. रेडिएशन के थ्रू अपन कह रहे कि एनर्जी अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है। और द कोज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। अर्थ की सरफेस को हीटअप करने का काम इंफ्रारेड रेडिएशन करता है। तो द कोज ऑफ द हीटिंग of the earth surface heating of the earth surface is infrared। तो अर्थ की सरफेस को हीटअप करने का जो कोज है वो इंफ्रारेड है। और रेडिएशन में बेटा कौन कौन सा स्पेक्ट्रम अगर अपन देखें, जैसे रेडिएशन, तो रेडिएशन में हम कह रहे कि सबसे फर्स्ट बेटा रेडियो वेव है। रेडियो वेव, सेकेंड माइक्रोवेव, थर्ड इंफ्रारेड, फोर्थ विजिबल जिसे लाइट कहते हैं, फिफ्थ अल्ट्रावायलेट, सिक्स एक्सरे एंड सेवन गामा रे। ये सभी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम है। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है, बॉटम से टॉप जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है। ये रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम है। कौन कौन से स्पेक्ट्रम है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी, तो एक ब्रीफ आइडिया अपने देखा। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा डिटेल चैप्टर अपन 12th में देखते हैं ईएम वेव के नाम से। अभी अपन यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पहले डिफाइन करेंगे जिसको अपन आगे कंसेप्ट को समझने में यूज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये सब डेफिनेशन है।
MEC पावर, MEC पावर। MEC पावर को अपन PE से डिनोट करेंगे, नाम से ही पता है बेटा। देखो है तो ये पावर है बट एक्चुअल में पावर नहीं है, ये एक इंटेंसिटी है। डिफाइन कैसे करेंगे? द emissive the emissive energy, the emissive energy per unit time per unit area, per unit time per unit area, उसको एमिसिव पावर कहेंगे, मतलब PE। एमिसिव एनर्जी को बेटा डेल्टा E से डिनोट कर रहे हैं, एरिया को डेल्टा A इंटू डेल्टा T, और यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर बेटा। ये एमिसिव पावर है, एमिसिव एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। सेकेंड डेफिनेशन का अपन देखेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब एमिसिव पावर ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहेंगे, और उसको हम कह सकते हैं PE लैम्डा, दैट इज एमिसिव एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और उसका यूनिट सेम था वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एमिसिव एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर दैट इज PA, absorption energy per unit time per unit area, the absorption energy per unit area per unit time is called absorptive power। इसको अपन ये कह सकते हैं कि PA दैट इज एब्जॉर्प्शन एनर्जी बेटा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सेम यूनिट क्या होगा? वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये एब्जॉर्प्शन पावर है। एब्जॉर्प्टिव पावर के बाद में स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर PA लैम्डा बेटा। सेम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर कहेंगे। ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है। ये सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, आगे जो कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, नेक्स्ट टर्म दैट इज एब्जॉर्प्टिविटी। एब्जॉर्प्टिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी को A से डिनोट करेंगे, और एब्जॉर्प्टिविटी है क्या? तो हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन पावर PA अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन पावर अपॉन इंसिडेंट पावर, उसको अपन, और एब्जॉर्प्शन पावर उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल एब्जॉर्प्शन एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी। ये एब्जॉर्प्टिविटी है।
मतलब हम इसको ये कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ द एब्जॉर्प्शन एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, टोटल इंसिडेंट एनर्जी में से कितना पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है उसको अपन एब्जॉर्बिविटी कहेंगे। एब्जॉर्बिविटी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि पावर अपॉन पावर, एनर्जी अपॉन एनर्जी, यूनिट कैंसिल आउट हो गया, तो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ए की जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, 1 और 0 के बीच में होगा। अगर हम बात करें फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी क्या अभी अपन उसको डिफाइन करेंगे। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ए इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। अभी हम यहाँ पे जैसे एक टर्म यूज आया बेटा ब्लैक बॉडी, उस ब्लैक बॉडी को अपन पहले डिफाइन कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी जो 100% एब्जॉर्बर एज वेल एज 100% एमिटर है। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी बॉडी जिस पर कोई वेव इंसिडेंट होती है, कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है, उसको वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब करेगा और फिर पूरी की पूरी एमिट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं ब्लैक बॉडी इज 100% absorber as well as 100% emitter, और उसको हम कह सकते हैं ए ब्लैक बॉडी absorbs and emits all types of wavelength, incident on it। मतलब ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जिस पर अपन कह रहे कि कोई वेवलेंथ अगर इंसिडेंट होती है तो हर टाइप की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा। अगर हम बात करें सन इज द 100% नेचुरल ब्लैक बॉडी, हमें पूछा जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल ब्लैक बॉडी है, तो सन हर टाइप की वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। इसका मतलब उसने हर टाइप की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया होगा तो वो एमिट कर रहा है, इसलिए सन को अपन 100% नेचुरल ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। द सन इज the 100% natural black body, natural black body। अगर सबसे लिस्ट या अपन कह रहे कि आर्टिफिशियल नेचुरल ब्लैक बॉडी की बात करें तो लैम्प ब्लैक, दैट इज द आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है। तो लैम्प ब्लैक is the approximate 100 approximate perfectly artificial black body। लैम्प ब्लैक है वो अपन कह रहे कि 100% परफेक्टली आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है। अगर हम बात करें सिल्वर इज द लिस्ट ब्लैक बॉडी, सिल्वर का जो ब्लैक बॉडी है 2%, मतलब सिल्वर जो है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है, एब्जॉर्ब न के बराबर करेगा।
तो हम ये कह सकते हैं सिल्वर इज द लिस्ट ब्लैक बॉडी। सिल्वर है वो लिस्ट ब्लैक बॉडी है, सबसे अपन कह रहे कि कम ब्लैक बॉडी वो सिल्वर है। और लैंप ब्लैक होता कैसे, देखो बेटा किस टाइप से डिजाइन किया हुआ है इसको। ये एक ब्लैक कलर का एक इस टाइप से कैविटी है, इस टाइप से कैविटी है। अभी यहाँ पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो ये बेटा इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि अंदर ही अंदर TIR होता रहेगा, मतलब एनर्जी लेता रहेगा। और जब पूरी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद में अपन कह रहे कि वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा, एमिट करना स्टार्ट करेगा। तो जितनी एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई उसने पहले इसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद में वो एमिट करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल बेटा अपन कह सकते हैं कि जैसे एक दिया अपन जला रहे हैं और दिए के ऊपर एक काली सी लगती है ना। दिए के ऊपर जो काला कलर वाला जिसे सूट कहते हैं, उस सूट को आप देखोगे कि एक लंबे टाइम के बाद में वो भी जैसे दिया बुझ जाएगा तो वो फिर ग्लो करना स्टार्ट कर लेता है, हल्के हल्के मतलब लाइटनिंग पार्टिकल के फॉर्म में ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो वो जो ग्लो ब्लैक बॉडी है, जो टाइनी पार्टिकल्स क्या किया, दिए की हीट को वेवलेंथ को उसने पहले इंसिडेंट किया और इंसिडेंट करने के बाद में वो फिर एमिट करना स्टार्ट करता है। तो ये अपन कह रहे कि उसका ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है। अभी यहाँ पे एक टर्म बेटा अपन डिफाइन करेंगे, एमिसिविटी। जैसे एब्जॉर्प्टिविटी टर्म डिफाइन किया वैसे अपन एमिसिविटी को डिफाइन करेंगे। एमिसिविटी, एमिसिविटी को बेटा E से अपन डिनोट करेंगे। और एमिसिविटी है क्या, तो हम ये कह सकते हैं एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी बेटा, एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। The ratio of emissive power of any body to emissive power of black body, उसको emissivity कहेंगे। emissive power उसको हमने PE से डिनोट किया था। तो emissive power of any body अपॉन emissive power of black body। उसको emissivity कहेंगे। ये बेटा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अभी जो emissivity है उसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए E की वैल्यू 1 के इक्वल होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 के इक्वल होगा। और अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो E की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए E इक्वल्स टू 1 है। क्लियर बेटा। अभी यहाँ पे एक टर्म एक लॉ अपन डिफाइन करेंगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ। नेक्स्ट जो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ए गुड एमीटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। अगर कोई बॉडी अच्छा एमीटर है, मतलब अपन कह रहे कि वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो जितना जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी एमिट करता है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ according to Kirchhoff's law, a good emitter, a good
emitter is a good absorber. A good emitter is a good absorber. उसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, जैसे बेटा डेजर्ट के अंदर डे टाइम में सैंड बहुत जल्दी से गर्म होती है और नाइट टाइम में बहुत जल्दी से ठंडी होती है। इसका मतलब सैंड है वो गुड एब्जॉर्बर है तो गुड एमिटर भी है। हम कहेंगे नाइट में एकदम ठंडा हो जाता है और दिन में एकदम गर्म होता है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। अगर हम सी वाटर की बात करें तो सी वाटर दिन में बेटा बहुत स्लोली गर्म होता है तो नाइट में बहुत स्लोली ठंडा होगा। तो जो धीरे धीरे गर्म होता है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, जो जल्दी से गर्म होगा वो जल्दी ठंडा होगा। तो ये अपन कह रहे कि एक लाइन में उसको एक्सप्लेन किया, ए गुड एमिटर इज अ गुड एब्जॉर्बर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी है उसका एब्जॉर्प्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्टिविटी को अगर अपन देखें ये जैसे बेटा आपने कहा कि एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू absorptive power of any body equals to emissive power of black body upon emissive power of absorptivity of black body होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्टिविटी और एमिसिविटी बेटा, और इसकी वैल्यू बेटा 1 के इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी बॉडी है उसकी एमिसिविटी एब्जॉर्प्टिविटी के इक्वल होगा। तो हमें बेटा क्वेश्चन के अंदर एमिसिविटी गिवन होगा और एब्जॉर्प्टिविटी की रिक्वायरमेंट होगा, तो हम ए की जगह ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ई और ए दोनों अपन कह रहे कि हर बॉडी के लिए इक्वल होता है। एग्जाम्पल में अपन ने कहा कि इन डेजर्ट in a day sand heat up very fast and at night it cool also very fast। ये डेजर्ट जो अपन कह रहे किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करता है। अभी अपन यहाँ पे बात करेंगे बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ। बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ। बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ। और बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान स्टीफेंसन्स लॉ, the emissive power is directly proportional to the fourth power of the temperature। मतलब हम ये कह सकते हैं कि PE is directly proportional to T to the power 4 beta।
एंड यहाँ पे अपन कह रहे कि प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए पीई, उसको बेटा अपने कहा था एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ एमिसिव पावर अगर देखता हूँ डी क्यू बाई डी टी, तो वो बेटा अपने को मिलेगा ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 के इक्वल होगा। इसको अपन एमिसिव रेट कहेंगे, एमिसिव रेट, एमिसिव रेट, एमिसिव एनर्जी पर यूनिट टाइम का। तो डी क्यू बाई डी टी है, जहाँ पर ई जो है उसको अपन एमिसिविटी कहेंगे। ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमिसिविटी बेटा। ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टीफेंसन कांस्टेंट। इसको अपन कौन सा कांस्टेंट कहेंगे, स्टीफेंसन कांस्टेंट, स्टीफेंसन कांस्टेंट। और स्टीफेंसन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होता है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4 बेटा। ये इसकी वैल्यू 5678 बेटा। याद कैसे रखेंगे इसको, क्योंकि ये गिवन नहीं होता, ये हमें याद रखना होता। 5678, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। एट ए टाइम एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों साइमल्टेनियसली करेगा। एब्जॉर्प्शन और एमिशन बेटा साइमल्टेनियसली होगा। तो अगर मैं इसका एमिसिव रेट देखता हूँ बेटा, डी क्यू बाई डी टी एमिसिव, तो वो बेटा क्या होगा, ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे एमिसिव रेट या रेट ऑफ एमिसिव एनर्जी, रेट ऑफ एमिसिव एनर्जी। और जैसे अपन कह रहे कि प्रीवॉश थ्योरी बेटा ये एक्सप्लेन करती हैं कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होता है वो एट ए टाइम एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली करेगी। तो इसका टेम्परेचर T है तो वो बेटा एमिट करेगी, सेम सराउंडिंग से कुछ हीट वो एब्जॉर्ब भी करेगा। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन रेट की बात करें डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स इन, ये बेटा एब्जॉर्प्शन रेट, तो एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, ए कैपिटल ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4 के इक्वल होगा। इसको अपन कहेंगे एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट। अभी अपन कह रहे कि अगर नेट एमिसिव पावर बेटा देखे डी क्यू बाई डी टी ऑफ नेट, तो वो क्या होगा, तो हम कहेंगे डी क्यू बाई डी टी एमिसिव पावर बेटा माइनस डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन रेट, और उसको अपन लिख सकते हैं ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस ए कैपिटल ए सिग्मा टी एस टू दी पावर 4। और अभी किरचॉफ्स लॉ से हमने देखा बेटा कि जो ए है वो ई के इक्वल होता है। तो मैं इसको बेटा फाइनली लिख सकता हूँ ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 के इक्वल। तो नेट एब्जॉर्प्शन पावर अगर अपन देखें डी क्यू बाई डी टी, वो ई ए सिग्मा टी टू दी पावर 4 माइनस टी एस टू दी पावर 4 के इक्वल होगा। क्लियर बेटा। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, कोई भी बॉडी है इसमें अपन करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, the rate of cooling, the rate of cooling is directly proportional, is directly proportional
to the temperature difference between surrounding and the बॉडी और अपन कह रहे कि सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कूलिंग का मतलब माइनस डी टी बाई डी टी। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसलिए अपन इसको माइनस डी टी बाई डी टी कहेंगे, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी माइनस टी एस, जहाँ पर टी एस सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर। तो माइनस डी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस के इक्वल होगा, एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट बेटा अपन लगाएंगे के। तो ये के एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ जो कूलिंग है माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू बेटा के टी माइनस टी एस के इक्वल होगा, और जहाँ पर के है वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अभी देखो यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड। वो पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट अपन कहेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ। बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ से ही हम इसको डिराइव करते हैं माइनस के। तो फर्स्ट अपन कह रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग is the special form of Boltzmann Stephenson's law. Newton's law of cooling is a special form of Boltzmann Stephenson's law. बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ का एक स्पेशल फॉर्म है। नेक्स्ट अपन कह रहे सेकेंड, बोल्ट्जमान न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग only valid for when the heat radiate या heat emission takes place only due to radiation। जब रेडिएशन के थ्रू हीट एमिट हो रहा है या अपन कह रहे कि कूलिंग हो रहा है तभी अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्लाई करेंगे। अगर कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू रेडिएट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एमिट हो रहा है, तो उस केस में अपन कूलिंग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन कहेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग is only valid when the cooling takes place only due to radiation, only due to radiation। केवल रेडिएशन के थ्रू अगर हीट मतलब कूलिंग हो रहा है बॉडी, तो ये अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज ओनली वैलिड व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस। अगर 35 से ज़्यादा 200 100 अगर दे रखा है तो हम बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ की हेल्प से कूलिंग रेट फाइंड करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज नहीं कर सकते। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग
is only valid when the temperature difference is less than 35 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो अपन रेट ऑफ कूलिंग बोल्ट्जमान स्टीफेंसन लॉ से फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज greater than 35 degree Celsius, then we find cooling rate using Boltzmann-Stephenson law. Boltzmann-Stephenson law. If the temperature difference is greater than 35 degrees Celsius, then we find cooling rate using Boltzmann-Stephenson law. क्लियर बेटा? तो ये अपन कह रहे Yes, sir. यस